ईरान में एक्चुअली किस तरह का सिस्टम है ये थोड़ा समझाइए। वहाँ कौन मजबूत है? राष्ट्रपति मजबूत हैं, प्रधानमंत्री मजबूत हैं, या खामनेई जो सबसे ऊंचे धर्मगुरु हैं, अयतुल्ला हैं? कौन मजबूत है? किसके कहने पे क्या चलता है? इलेक्शन होते हैं तो कौन बदलता है, कौन नहीं बदलता है? देखिए, ईरान में इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबसे मजबूत खमेनी है। जो रिलीजियस क्लर्जी है उनकी एक काउंसिल भी होती है, लेकिन जो भी रिमिट खमेनी बोलेंगे वही माना जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान एक बड़ी पुरानी डेमोक्रेसी है, सेलेक्टिव डेमोक्रेसी। आई वुड से इलेक्शन नहीं होता वहाँ, ज़्यादातर सिलेक्शन होता है, लेकिन फिर भी ये काम करती है। तो आप ये देखिए, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के इस वक्त, वो कंपैरेटिवली लेस कंजर्वेटिव हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से वेस्ट के साथ में हमारी बातचीत हो जाए। जो न्यूक्लियर डील प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी, उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए, नेगोशिएशंस किया जाए। खमेनी ने भी इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट किया है। ओपनली वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ कुछ कर लो, कभी ठीक नहीं होगा। ये उनकी अपनी वो है कि अमेरिका धोखा देगा हमेशा से, और अब तक तो यही सच रहा उनके लिए, जहाँ तक ईरान की बात है। तो दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मजलिस है ईरान की, जो पार्लियामेंट है, उसमें सब इलेक्ट होते हैं और वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन उसके भी कैंडिडेट्स को ज़्यादातर अप्रूवल एक काउंसिल से आता है। तो तब वो इलेक्ट होते हैं। तो कोई इस तरह के लोग जनरली पिछले, जब से गवर्नमेंट आई है उसके बाद से कुछ दिनों तक, अक्सर वो प्रो खमेनी लोग ही उसके अंदर आ पाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कई प्रेसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो काफ़ी, मैं कहूँगा, लेस कंजर्वेटिव कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हो, लेकिन लेस कंजर्वेटिव। लेकिन रूहानी थे, तो उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ के बात किया। उसी टाइम पे ये न्यूक्लियर डील भी हुई थी, तो ओबामा के टाइम पे। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको बिल्कुल डिफरेंट तरह से देखते हैं, और इसीलिए क्वेश कर दिया उन्होंने वो। लेकिन जब जैसे वहाँ चुनाव होते हैं तो जो विपक्ष से नेता आते हैं, क्या वो भी वही लोग हैं जो खुमैनी की लाइन पे चलते हैं, खामनी की लाइन पे चलते हैं, या फिर वहाँ पर हम कोई अलग तरह के, अलग विचार के लोग भी देखते हैं जिनका शायद ये कहना मानना हो कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम खामनी की तरफ हर मामले में देखें, चाहे अपने विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो? नहीं, ऐसा तो है नहीं। लोग तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो हर तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो एक तरह की ऑटोक्रेटिक, चाहे रिलीजियस थियोक्रेसी हो, थियोक्रेसी। तो उसके अंदर जब इस तरह के लोग होते हैं ऊपर बैठे हुए, तो जो फंडामेंटल इश्यूज़ के ऊपर बड़ी आर्गूमेंट, बाकी अगर उनकी मजलिस को फॉलो करें या वहाँ के मीडिया को फॉलो करें तो क्रिटिसिज्म वगैरह और ये सब चलता ही है। लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक रहता है, कि ये नहीं है कि इट इज़ गोइंग टू डिस्टेबलाइज द होल थिंग। तो आज जो हमने देखा है उसका रिजल्ट जो बाहर आया, कि लोगों का जो एक तरह से बाजारीज, ट्रेडर्स, ये सब उठ खड़े हुए जब उन्होंने देखा कि इकोनॉमी की हालत ये ख़राब है। अब उसको उन्होंने वो सोशो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया बाहर वालों ने। अब वो धीरे धीरे एकदम सारी चीज़ किसके खिलाफ जाती है? जो सरकार पावर में उसी के खिलाफ। तो वो अयतुल्ला के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया, उससे वायलेंस बढ़ी, 3000 लोग मारे गए। तो ये जो चीज़ है, लेकिन ये अकेले अपने आप सुई जेनरिस नहीं है। मैं चूँकि लिबिया में एम्बेसडर रह चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने टेररिस्ट ग्रुप्स को वहाँ पे ला करके बिठाया। लोगों को प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उस सब के बावजूद उसको किस तरह से उन्हें एंटी गद्दाफी। आप किस साल में थे सर आप वहाँ लिबिया में? मैं वहाँ पे 2011 में था। हाँ, तो आपने गद्दाफी के तो बाद बनते देखा है गद्दाफी के बाद। बिल्कुल। नहीं, मेरा प्रश्न ये था जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ईरान में, क्योंकि भले हम गए नहीं हैं, लेकिन ईरान के बारे में ऐसा भी नहीं है कि वो इतना क्लोज देश हो कि बाहर कुछ आता नहीं है। पता लगता है, समझ में आता है कि एक सोसाइटी है जो अलग अलग तरह की है। इनफैक्ट वो इतना बड़ा मुल्क है, बहुत कम लोगों, क्योंकि नक्शा कभी देखते मेरे पीछे तो लगा है, बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें कई तरह की संस्कृतियां हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट जो बलूचिस्तान एरिया है वहाँ का, मैं अक्सर बोलता भी अपने साथियों से कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, दोनों लगभग एक जैसे हैं। वहाँ उर्दू स्पीकिंग बहुत लोग हैं, और वहाँ बहुत सारे ऐसे सामानों की खपत होती है जो इंडिया में भी बिकते हैं, और आना जाना पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ईरान के बलूचिस्तान में बहुत आसान है। तो ईरान को ऐसे देख रहा है कि सब कुछ तेहरान में ही घट रहा है, ऐसा नहीं है, जरूर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मेरा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े मुल्क में जहां चुनाव भी हो रहे हों, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेता, क्या ऐसा नहीं है जो डेमोक्रेटिकली एक्टिव हो और ये कह रहा हो कि खामनेई को जाना चाहिए? जिंदा रह पाते हैं ऐसे लोग? सीधी बात में पूछूं। सीधी बात यह है कि मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। लेकिन ये कि कंट्रोल काफ़ी है वहाँ पर। देखिए, जो उनकी जो पुलिस है या वहाँ की जो खबरात जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन उस सब के बावजूद ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली गवर्नमेंट हट जाए, बट ये डेफिनेटली होता है कि किस तरह से
जो हमारा ग्रुप है या पार्टी है वो पावर में आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाती है अक्सर, क्योंकि ज़्यादा 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी खमैनी को ही सपोर्ट करते हैं, उसी रिलीजियस माइंडसेट के लोग हैं, तो इसलिए जीतना मुश्किल हो जाता है उन लोगों का। लेकिन हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि, और बहुत सारे हैं, और इवन रजीम के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं। अब जैसे हिजाब की बात हुई, देखिए आप, तो हिजाब के लिए जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उसने खुद कहा कि भाई हिजाब कंपलसरी नहीं होना चाहिए। अब इससे अंदाजा लगा, तो आज की डेट में जो आप कह रहे थे सिगरेट जला रही हैं लड़कियां, या वो जो इस तरह की खमैनी की फ़ोटो से, अब ये क्या दिखाता है कि वहाँ पे ये हुआ, उनको कोई मारा तो नहीं गया उन लड़कियों को या किसी को किस तरह से? नहीं, अभी तक तो हालांकि ऐसे कई उदाहरण थे जिसमें माना जा रहा था कि कोई अगर रिलीजियस नियमों को फॉलो नहीं करता तो वहाँ की रिलीजियस पुलिस उन्हें उठा के जेल में डालती है, टॉर्चर हाँ, भी करती ये है। होता था। और जो आप बयान दे रहे हैं, क्या उससे ये नहीं लगता है कि एक बार फिर ऐसा हुआ है, माहौल तो बना है कि सरकार खुद सोचने को मजबूर हुई है कि थोड़ी बहुत आज़ादी दे दें क्या, जैसा MBS ने किया सऊदी अरब में? हाँ, नहीं, महासा अमीनी का जो केस जी, था वही मैं कह देखिए रहा हूं। 22 में, जी। उससे उनको एकदम वो लग गया कि भाई हम ये चीज़ चल नहीं सकती है, ठीक है ना, इस हद तक नहीं सकता। और जब इंटरनली लोगों ने करना है, भाई आप सोचिए सबकी लड़कियां हैं, सबकी वाइफ्स हैं, तो दे कम आउट एंड दे स्पीक, तो वो कहते हैं कि फ्रीडम दे दो। तो ईरान में इस तरह की सोच देखिए ईरान हमेशा से बड़ा प्रोग्रेसिव था। आप ये देखिए पर्शियन सिविलाइजेशन को ना भूलें, हम खाली ये पिछले 45 साल नहीं है, ईरान इज अ हिस्ट्री, यू नो, इज़ अ वेरी सिविलाइजेशनल कंट्री। हमारे यहाँ कितना इन्फ्लुएंस है पर्शियन का और ईरान का। तो वहाँ पर लोग जो, अब देखें मैक्सिमम लेडीज़ जो हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं, और वो उसमें बात भी करती हैं, जो उनको कहना होता है कहते भी हैं लोग। लेकिन यह है कि सर्टेन डिक्टाट जो एक इस्लामिक रजीम लेके आती है, वो तो भाई सोशल डिक्टाट वो तो फॉलो करते हैं वहाँ पे।